हेलो जीएनएम सेकेंड ईयर। आज हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, तो ए पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी रेफर्ड टू एज ए गैस्ट्रिक, ड्यूडिनल और ईसोफेजियल अल्सर। ठीक है ना। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर आप ये देखिए कि 3 टाइप के आपको अल्सर मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले अलग, ड्यूडिनल अल्सर और ईजोफेजियल अल्सर। ठीक है ना। अब ये भी देखिए, हम बात करते हैं कि इसकी डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। अब ये इनकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो हो सकता है ड्यूडिनम के अंदर हो, गैस्ट्रिक के अंदर हो, ईसोफेगस के अंदर हो ना, कहीं भी जहाँ भी अल्सर होगा तो डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन इनको हम मिलाकर बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। क्लियर। अब आइए देखिए आगे कि ए पेप्टिक अल्सर इज एन एक्सकेवेशन दैट फॉर्म्स इन म्यूकोजल वॉल ऑफ स्टमक इन पाइलोरस कोमा इन ड्यूडेनम और इन द ईसोफेगस। यानी ईसोफेगस के अंदर या फिर ड्यूडेनम के अंदर या पाइलोरस के अंदर, है ना, स्टमक की जो वाल होती है। देखिए पेप्टिक अल्सर के अंदर क्या होता है कि एक गड्ढा सा बन जाता है ना। अल्सर जो बनता है लीजन की तरह, एक घाव बनता है ना, एक गड्ढा बन जाता है, गड्ढा सा। ठीक है। वो ऐसे मान लीजिए आप स्टमक की म्यूकोजल वाल के ऊपर बनता है, और अब स्टमक में कहाँ बनता है? स्पेशली पाइलर्स वाले पार्ट में। ठीक है। और ये ड्यूडेनम में हो सकता है और ईसोफेगस के अंदर भी पाया जा सकता है। क्लियर। अब आगे देखिए, द इरोजन ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड एरिया, यानी जो घाव उस जगह पे हुआ है किसी भी कारण की वजह से। अभी हम कारण की बात नहीं कर रहे, जिस कारण की वजह से उस जगह पे जो घाव हुआ है, उस घाव के चारों ओर मतलब उस एरिया के अंदर क्या होगा, एक घाव सा बनेगा। ठीक है ना। इरेजन यानी एक सेलेक्टेड जो एरिया होगा उसकी तरफ घाव बनेगा। क्लियर। मैं एक्सटेंड एज डीपली एज मसल्स लेयर। ठीक है ना। इसके अंदर देखिए ये गड्ढा जो बनता जाएगा, ये फैलता जाएगा कैसे? यानी नीचे डीपली डीपली होगा, जैसे म्यूकोजा लेयर है, सब म्यूकोजा है, मस्कुलर है ना। तो एज मसल्स लेयर, यानी ये म्यूकोजा से लेकर मसल्स लेयर तक पहुंच सकता है। क्लियर। और थ्रू द मसल्स टू पेरियनम, अगर मसल्स तक पहुंच गया तो मसल्स से ये पेरिटोनियम तक भी पहुंच सकता है। क्लियर। ये तो हुई डिस्क्रिप्शन की बात की। हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, होता क्या है ना, जनरली इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो है, तो इट हैज़ 3 टाइप ऑफ अल्सर। ठीक है ना। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के 3 टाइप होते हैं, जो कि मैंने जस्ट पहले भी बात की थी। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू अकर इन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। ठीक है ना, नियर द पाइलोरस। ठीक है ना। अब आपको एनाटमी पता होनी चाहिए स्टमक की क्या होती है। ईसोफेगस से स्टमक में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या? कार्डियक इंस्पेक्टर। क्लियर। यानी ईसोफेगस जो स्टमक से जुड़ेगा तो वहाँ तो होता है कार्डियक इंस्पेक्टर, जबकि अगर ड्यूडेनम से गैस्ट्रिक यानी स्टमक वाला पार्ट जुड़ता है तो उसके बीच में जो इंस्पेक्टर होता है उसे बोलते हैं आप पाइलोरिक इंस्पेक्टर। और पाइलोरिक इंस्पेक्टर वाले पार्ट का बोलते हो पाइलोरिक पार्ट, यानी लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं पाइलोरस। ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर की प्रकृति होती है कि ज़्यादातर ये लेसर कर्वेचर, यानी एक तो था स्टमक का अपर कर्वेचर, जैसे ये स्टमक है ना, ये ऐसे घूमता है। क्लियर। ये ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला कर्वेचर है ये घुमाओ, इसे बोलते हैं आप ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोलोगे आप? ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो नीचे वाला घुमा हुआ है, ये वाला घुमाओ, नीचे जो घूम रहा है इसको बोलते हैं आप लेसर कर्वेचर। क्लियर। इसको क्या बोलोगे? लेसर कर्वेचर। क्लियर। हमने ये बात लिखी, गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू अकर इन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, यानी स्टमक के लेसर कर्वेचर वाले पार्ट में ज़्यादा होता है। और जो ये अब लेसर कर्वेचर वाला पार्ट क्या होता है? पाइलोरस वाले पार्ट के पास में। ठीक है ना, जहाँ पर पाइलोरिक इंस्पेक्टर स्टार्ट होता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं ड्यूडेनल अल्सर की। तो ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर आर मोर लाइकली टू अकर इन ड्यूडेनम देन स्टमक। अब हमने ये बात पढ़ी कि अब जाहिर सी बात है ड्यूडेनम जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से एंड तक कहीं भी अल्सर हो सकते हैं। जनरली स्टार्टिंग वाले पार्ट में, ड्यूडेनम का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसके अंदर ही आपको अल्सर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि पेप्टिक अल्सर जो होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, ड्यूडेनम के अंदर पाई जाती है स्टमक की तुलना में। यानी स्टमक के अंदर कम होती है, ड्यूडेनम के अंदर ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं ईसोफेजियल अल्सर की। तो ईसोफेजियल जो अल्सर होता है
इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको जो HCl सीक्रेट होता है कहाँ से, पेराइटल सेल से, ठीक है ना। तो पेराइटल सेल से जो HCl सीक्रेट होता है वो तो आके गिर जाता है नीचे, है ना, म्यूकस जैसे ग्रेविटी के दौरान जहाँ भी आगे स्टमक के अंदर गिरेगा, लेकिन आपके स्टमक से वो बैकफ्लो होता है, स्टमक से बैकफ्लो होता है किधर, ईसोफेगस की तरफ। तो उस बैकफ्लो की वजह से अगर ईसोफेगस के अंदर अल्सर होते हैं तो उसे आप बोलते हो ईसोफेजियल अल्सर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो स्टमक, आपकी जो पेराइटल सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स से डायरेक्ट HCl निकला और वहीं से मुड़ के, वहीं से टर्न होके ईसोफेगस के अंदर चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। वो पहले नीचे आएगा ना, स्टमक के अंदर गिरेगा, फिर स्टमक से वो जाएगा बैकफ्लो होके किधर, बैकफ्लो होके किधर, आपके ईसोफेगस के अंदर। अब ये बैकफ्लो हुआ क्यों, आपको पता होना चाहिए। आपके स्टमक के अंदर होती है कि चर्निंग मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपके लिए सोते समय मग्गे में, जिसे आप जग बोलते हो ना, जग, तो उस जग के अंदर आपके लिए दूध लेके आई, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको दूध पिलाने लगी तो उस वक्त क्या हुआ कि उसके साथ में गिलास भी था, तो गिलास में दूध भरना, गिलास के दूध को वापस जग में करना, क्यों, क्योंकि उसकी शक्कर घुल जानी चाहिए ना, जो उसमें शक्कर डाली गई है वो घुल जाए। इसलिए आपके इस समय के अंदर भी क्या होता है कि जो भी फूड कंटेंट या फ्लूइड जो होता है, जो आपने पानी वगैरह पिया है, जो भी न्यूट्रिएंट खाए हैं, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जैसे पानी एक समुद्र के अंदर होती है ना लहर, इधर से लहर गई फिर वापस आ गई, फिर इधर से आई, किन्नौर की बात करता हूँ मैं, किन्नौर पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके अंदर चर्निंग मूवमेंट है। उस चर्निंग मूवमेंट के अंदर आपका जो HCl है वो स्टमक के अंदर जाके गिरा था पेराइटल सेल से, वो बैक फ्लो होकर ईसोफेगस के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या ईसोफेगस के अंदर अल्सर होगा, उसे आप क्या बोलते हो, ईसोफेजियल अल्सर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया ही होगा, है ना। आगे देखिए, आगे हम बात करने वाले किसके बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। हम ये देखेंगे कि भैया HCl की वजह से या फिर कोई और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी वजह से ये अल्सर हुए क्यों या फिर होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमने देखा कि पेप्टिक अल्सर अकर्स मेनली इन द गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा, ठीक है ना। तो इसमें ये बात बताई जा रही है कि जो हम पेप्टिक अल्सर की बात कर रहे हैं, ये पेप्टिक अल्सर ज़्यादातर ड्यूडेनम की म्यूकोसा और गैस्ट्रिक यानी स्टमक की जो म्यूकोसा है उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। पहली बात क्लियर। आगे हमने देखा इरोजन। इरोजन से आप समझोगे, इरोजन का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब कोई भी म्यूकोसा, जितनी म्यूकोसा अफेक्टेड हुई तो उस म्यूकोसा के अंदर से एसिड की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वो जो पार्ट लॉस हुआ है, वो जो पार्ट म्यूकोसा का लॉस हुआ है, तो उस जगह को आप बोलोगे इरोजन। तो इरोजन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ एसिड पेप्सिन, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी स्टमक के अंदर क्या होता है कि जो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन है ना, वो पेप्सिन क्या करता है कि जितना पेप्सिन होगा उतना ही आपका HCl सीक्रेट होगा, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। तो उस एसिड की एक्टिविटी कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर घाव हो जाते हैं, या फिर आप ये मान लीजिए उस एसिड पेप्सिन की जो इंक्रीज एक्टिविटी है, एसिड पेप्सिन की जो एक्टिविटी है, उस एसिड पेप्सिन की एक्टिविटी की वजह से आपकी जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा की जो रेसिस्टेंस पावर है एसिड को झेलने की, यानी एसिड की पावर को कंजर्व करने की, यानी उसको सेंसिटाइज करने के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ससेप्टिबिलिटी जो होती है ना म्यूकोसा की, भैया ये इतना एसिड को सहन कर सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो वो पावर उस म्यूकोसा की ख़त्म हो जाती है। क्लियर। तो उसकी वजह से भी आपके घाव बन सकते हैं, और घाव बनने के बाद हुआ क्या कि अब डैमेज होना चालू हो जाए। क्या डैमेज होगी कि डैमेज्ड म्यूकोसा कैन नॉट सीक्रेट। अब वो म्यूकोसा जो है उस इरोजन हुआ, घाव बनने की वजह से क्या, वो डैमेजिंग जो पार्ट है म्यूकोसा का, वो अब म्यूकस सीक्रेट नहीं करेगा। अब म्यूकस क्या कर रहा था, आपकी जो पेराइटल सेल से HCl बना, उस HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम किसका था, म्यूकस का। अब वो म्यूकस बनेगा नहीं, क्योंकि वो डैमेज हो गई वो लेयर, ठीक है ना। तो टू एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट HCl, यानी HCl के खिलाफ वो बैरियर का काम नहीं करेगा। क्लियर। इतना सा ही, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। अब बात करते हैं आगे। अब हुआ क्या कि अब म्यूकोसा डैमेज हुई, म्यूकोसा डैमेज होने के बाद में हमने क्या देखा कि एसिड का सीक्रेशन जो है वो लगातार है। अभी आपने H2 ब्लॉकर थोड़ी दी उसको, जो आपका हाइड्रोजन, मैंने तुमको जो चार्ट बनवाया था ना एक साइकिल केमिस्ट्री वाली, उसके अंदर हमने बताया था कि H+ आयन कैसे पेराइटल सेल से सीक्रेट होते हैं। और वहाँ पर क्या एक ब्लॉक था, कौन सा ब्लॉकर था, H2 ब्लॉकर। वो ब्लॉकर जो है वो हाइड्रोजन का बहुत सीक्रेशन जैसे बौछार करता है, परफ्यूजन करता है ना, परफ्यूजन छिड़काव करता है।
तो उसी तरीके से एसिड का सिक्रेशन तो जारी है, जबकि हमारी जो म्यूकस सिक्रेट करने वाली जो म्यूकस है वो डैमेज हो चुकी है। अब न्यूट्रलाइज तो होना ही नहीं है स्टमक के अंदर। अब देखिए पेशेंट्स विद ड्यूडेनल अल्सर, अगर पेशेंट का ड्यूडेनल अल्सर है तो सीक्रेट मोर एसिड देन नॉर्मल, नॉर्मल एसिड की तुलना में वहाँ पर ज़्यादा एसिड सीक्रेट होगा। क्लियर। और आगे देखिए, जबकि पेशेंट अगर गैस्ट्रिक अल्सर का है तो आप देखिए गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट के अंदर है ना एसिड नॉर्मली सीक्रेट होता रहता है, क्योंकि वहाँ तो जो म्यूकोजा है, वहाँ तो जो भी म्यूकोजा होगी ना, कुछ भी म्यूकोजा लेयर बची होगी वो म्यूकस सीक्रेट करेगी, लेकिन ड्यूडेनम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। म्यूकस सीक्रेट वाली बात, ड्यूडेनम के अंदर कोई म्यूकस थोड़ी सीक्रेट होता है, म्यूकस तो ओनली गैस्ट्रिक के अंदर सीक्रेट होता है ना। अब देखिए, अब ये हमने ये बात पढ़ी कि स्टमक के अंदर तो नॉर्मल हो जाता है किसका लेवल, जो पेशेंट गैस्ट्रिक अल्सर का है उसके अंदर तो नॉर्मल सिगरेट होगा, या फिर एसिड का लेवल जो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहाँ तो म्यूकस है। लेकिन ड्यूडेनम के अंदर म्यूकस ना होने की वजह से वहाँ पर कौन न्यूट्रलाइज करेगा भैया, वहाँ तो न्यूट्रलाइज करने वाला कोई है नहीं, तो वहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टमक की तुलना में ड्यूडेनम के अंदर ज़्यादा अल्सर देखने को मिलती है। आगे हम बात करने वाले किसके बारे में, रेजिस्टेंस पावर भी डिक्रीज हुई। डिक्रीज रेजिस्टेंस पावर कैसे, डिक्रीज रेजिस्टेंस पावर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पावर डिक्रीज हुई क्यों कि आपकी जो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम वाला पार्ट था, है ना, गैस्ट्रो ड्यूडेनल म्यूकोसा थी, वो डैमेज हुई, ठीक है ना। उस डैमेज होने की वजह से क्या हुआ, आपकी जो डिक्रीज रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया एंड दस इन्फेक्शन फ्रॉम द एस पाइलोरी बैक्टीरिया में अगर वहाँ क्या हुआ, वहाँ की जो म्यूकोसा है वो म्यूकोसा जो है वो डैमेज हुई। अब डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि वो म्यूकोसा उस एस पाइलोरी बैक्टीरिया को रोकने में या फिर किल करने में अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होगा, ये एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादा मतलब वहाँ पर लॉजिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो उस म्यूकस की रेजिस्टेंस पावर कम हो गई तो उस बैक्टीरिया को ज़्यादा वहाँ पर वार मिल गया। तो रेजिस्टेंस पावर होने की वजह से कोई भी बाहर से बैक्टीरिया जो है वहाँ पर ससेप्टेबल होने में अपना अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। ये हुई आपकी पैथोफिजियोलॉजी। और हमने पढ़ा कि इंसिडेंस यानी कितना मात्रा में पाया जाता है, कितना इसकी रेशियो रहती है। तो हम बात करते हैं कि 40 से 60 साल के जो एज के लोग हैं उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है पेप्टिक अल्सर वाली। क्लियर। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के हमने 3 कारण पढ़े। उसमें सबसे पहला ये है कि एच पाइलोरी जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से भी आपकी स्टमक के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर और ईसोफेगस के अंदर अल्सर पाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई आदमी ऐसा मरीज़ या फिर ऐसा आदमी व्यक्ति वो मरीज़ ही होगा, अगर ड्रग ले रहा होगा तो मरीज़ होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहा है तो आज जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ये जो डिजीज़ है पेप्टिक अल्सर ये देखने को मिलेगी। और वो भी अगर ये एनएसआईडी लंबे समय से लेगा तो देखने को मिलेगी। अब मैंने तुमको बताया था कि पेन कैसे होता है, पेन कैसे होता है इसमें मैंने आपको वो जो एरेक्डोनिक एसिड है ना वो साइक्लोक्सिन जो एंजाइम वगैरह जो बताए थे उनमें मैंने बताया था कि जब एनएसआईडी देते हैं हम तो एचसीएल का सिक्रेशन कम होना चाहिए मतलब कि बढ़ जाएगा, एचसीएल का सिक्रेशन कम होना चाहिए जब बढ़ जाएगा। हम किस लिए देते हैं वो एनएसआईडी, क्योंकि पेन कम हो जाए। लेकिन वो क्या कर रहा था, साइक्लोक्सिनेज एंजाइम को तोड़कर एरेक्डोनिक एसिड को बनने ही नहीं दे रहा था। अब एरेक्डोनिक एसिड क्या कर रहा था, एचसीएल को कम कर रहा था नॉर्मली, लेकिन हमने क्या दी एनएसआईडी। अब एचसीएल वैसे कम था, अब बढ़ेगा एनएससीएल, तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम बात करते हैं कि एनएसआईडी एचसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा कर देती है, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो अगर आप लंबे समय से एनएसआईडी वगैरह सैलिसाइलेट जो एस्पिरिन वगैरह होती हैं, आइबुप्रोफेन है ना, जो भी ड्रग है नॉन स्टेरॉइड वाली, नेप्रोक्सेन वगैरह, जो भी आप अगर लंबे समय से लेते हो तो आप समझिएगा कि उस पेशेंट को 100% ये होगा कि उसके अंदर ज़्यादा रिस्क रहेंगी कि इसकी रिस्क क्या वो मेजर के कोजेज से, तो इनकी वजह से तो होना ही होना है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ विल बी डेवलप 100%, ठीक है। अब आगे लास्ट वाली बात करते हैं कि एक डिजीज़ होती है हमारे सामने जोलिंगर एलेसन डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि आपकी किसी भी की एक ऐसी डिजीज़ है पैथोलॉजिक डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है कि सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, सीक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जाहिर सी बात है कि एचसीएल का सीक्रेशन वैसे बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। अब यही नहीं, खास बात पेंक्रियाटाइटिस वगैरह है, गैस्ट्राइटिस है, इनके अंदर भी सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमने स्पेशली यही डिजीज़ की बात की कि ये इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा हाइपर सीक्रेशन होने लग जाता है। क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं किसकी, हम अब लेते हैं अलग अलग से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है
ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है कि विद ये क्या है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव है पहली बात। तो दूसरी बात, ये जो एच पाइलोरी है ये आपके खाने के माध्यम से और आपके पीने के माध्यम से भी आपके स्टमक तक पहुंच सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या करता है कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ये आपकी म्यूकोजा कोटिंग, जो आपकी स्टमक के अंदर जो आउटर लेयर है म्यूकोजा है ना, उस म्यूकोजा को, इनर लेयर जो म्यूकोजा है उस म्यूकोजा को क्या हुआ कि जो म्यूकोजा ने कोटिंग बना रखी है ना, कोट एक मतलब म्यान जो होती है ना, एक मतलब कवरिंग जो बना रखी है, उस कवरिंग को डैमेज कर देता है कौन, एच पाइलोरी, ठीक है ना। और वो म्यूकोजा क्या करती थी कि आपके स्टमक को बचाती थी और ड्यूडेनम को बचाती थी। और उसको डैमेज कर देगा तो जाहिर सी बात है कि म्यूकस तो कम होगा, रिलेटिवली क्या होगा, म्यूकस कम हो जाएगा। तो अब ऊपर से जो एसिड सीक्रेट हो रहा था उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर नीचे म्यूकोजा डैमेज ना होती तो जो स्टमक के अंदर म्यूकोजा है वो म्यूकोजा उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता। अब वो म्यूकोजा है नहीं, अब वहाँ से नॉर्मल सीक्रेशन HCl का चालू है तो वो नॉर्मल और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा की वजह से आपके वो जो म्यूकोजा डैमेज हुई है और ज़्यादा डैमेज होने लग जाएगी, ठीक है ना। और इरोजन और लीजन्स, घाव बनने लग जाएंगे, जाहिर सी बात है को। अब आगे देखिए, एक कोज हम आगे बात करते हैं किसकी, सैलिसाइलेट्स, जिसके अंदर क्या आते हैं, एस्पिरिन आते हैं ना, और NSAID है ना। इसके बारे में हमने जस्ट पीछे भी बात की है कि NSAID क्या करती है कि एनकरेज अल्सर फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन नहीं होगा, इनहिबिटिंग करने के लिए आपने क्या दी थी, NSAID। बट क्या हुआ कि HCl का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग गया, क्लियर। अब बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनकी वजह से भी आप क्या करते हो कि ये हाइपर सिक्रेटरी डिजीज है, ठीक है ना। पेंक्रियाटाइटिस है, हेपेटिक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, गैस्ट्राइटिस, जोलिंगर एलेंजे डिजीज, ये सिंड्रोम है जो कि इस कॉजेज़ के लिए जाने जाते हैं कि इनकी वजह से आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब ये जो डिजीज़ इनके बारे में हम भी कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। इनको हम अभी GIT जो सिस्टम है उसके साथ साथ में अलग अलग डिजीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। GIT की डिजीज़ के अंदर आएगी है, जाहिर सी बात है, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी इतना ध्यान रखें, इनकी वजह से भी HCl सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ सकता है और म्यूकोजा डैमेज हो सकती है, क्लियर। और इरोजन बनेगा, घाव बनेगा तो फिर वो मसल्स तक पहुंच सकता है, मसल्स तक पहुंचा तो वो फिर आप जानते हो कि पेरिटोनियम तक भी पहुंच सकता है। और पेरिटोनियम तक अगर पहुंच गया तो समस्या गंभीर हो जाए, क्योंकि पेरिटोनियम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर पहुंचेगा और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा, फिर जाहिर सी बात है, अगर ब्लड के अंदर पहुंच गया तो फिर ऐसे मान लीजिए है ना, इट इज़ अ सीवियर डिजीज़ कैन बी डन। आगे लास्ट वाला हम गोज की बात करते हैं कि एक्सेस HCl, या फिर आप डायरेक्टली HCl की बात करें, पेरेंटल सेल्स पे डायरेक्ट फोकस करें और ये देखें कि HCl ज़्यादा हुआ। सिंपल सी बात है ना, वहाँ हो सकता है कोई डिजीज और ड्रग चल रही हो ना, वहाँ कोई ऐसी ड्रग चल रही हो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये ड्रग क्या करती है आपकी, मतलब ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्ट करती है, किसका, एसिड सिक्रेटिंग, मतलब मेरे कहने का ख्याल है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या म्यूकोजा डैमेज है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप म्यूकोजा डैमेज है तो म्यूकस नहीं बनेगा तो HCl को क्या डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है ना। तो किसी भी कारण की वजह से आप देखिए H2 ब्लॉकर चालू है और वहाँ मान लीजिए एसिड H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड कहीं ना कहीं से हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो या फिर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो गई था, HCl सीक्रेशन होता रहेगा। ये एक्सेस HCl से आप जान सकते हो, यानी HCl किसी भी कारण की वजह से बॉडी के अंदर बढ़ा, ठीक है ना। अगला हम कॉज की बात करते हैं इरिटेंट, यानी इरिटेंट क्या करता है कि इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड कैफिनेटेड बेवरेज, ठीक है ना। ऐसे खाना पीना जो कि जिनके अंदर कैफीन बहुत ज़्यादा होता हो, और दूसरी बात हम ज़्यादा मिल्क को सेवन करते हो, ठीक है। और एल्कोहल भी इसका HCl सिक्रेशन का कारण बन सकता है, एल्कोहल ऑल्सो इंक्रीज HCl सिक्रेशन। और आगे हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये कौन सी HCl बनने वाली, ये कंडीशन ज़्यादातर क्या होगी, आपका जब स्टमक का एम्प्टी होगा ना, एम्प्टी होगा और तब आपने ये सब्सटेंस ले ली, अल्कोहल वगैरह है, मिल्क है, तो आप समझिएगा कि 100% आपको पेप्टिक अल्सर वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये था कॉजेज़ की बात करते हैं। और एक कॉजेज़ के अंदर, कॉजेज़ तो क्या माने, इसको रिस्क फैक्टर मानता हूँ मैं। रिस्क फैक्टर क्या, एक तरीके से ये कंजेनेटल ही मानिए कि ब्लड टाइप भी एक डिपेंड करता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी या ना होगी। तो हमने ये बात की है कि प्रोग्नोसिस है ये साइंटिफिक की, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो टाइप A ब्लड ग्रुप वालों को ज़्यादा होता है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर जो होता है
वो ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोग्नोसिस है, ये अनुमान है कि ऐसा होता है। अब हम बात करने वाले किसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे अगर आप कोई भी ऐसा मरीज है जिसके अंदर क्या हुआ कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, ठीक है ना। और मैं हम बात कर चुके हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती क्या है। अब ये देखिए कि जो सिम्टम्स होते हैं अल्सर्स के वो क्या करते हैं, या तो कुछ दिन के लिए रहते हैं, या फिर कुछ सप्ताह के लिए हो सकते हैं, या फिर कुछ महीने के लिए हो सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि ये मतलब एक बार डिसअपीयर हुए और दोबारा रीअपीयर हो गया ना, गायब होने के बाद दोबारा आ गया अचानकली, सडनली आ गया ना। तो ये इसके ये सब हो सकता है। अब देखिए हम सबसे पहले पेन की बात करते हैं, पेन के बारे में। तो जब पेशेंट कंप्लेनिंग करेगा किसकी, पेशेंट ये कहेगा कि जैसे आपने देखा होगा ना, जब आपका कभी पेट दर्द करता है तो आप पेट के हाथ लगा के अपने आप को बिल्कुल फ्लैक्स कर देते हो और कहते हो माय गॉड मरा ये, अरे मरा मरा, ऐसे करते हो ना। तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी जैसे पेट को भी दोनों हाथों से, दोनों किडनियों की तरफ से जोर से पिचका ले और कहे बिल्कुल है ना बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो उसे कहोगे आप डल, ठीक है ना, बिल्कुल झुक जाना पेट को पकड़ के, ठीक है ना, तो डल कहोगे उसे। और बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है ना। और बर्निंग सेंसेशन होगा कहाँ, यानी जलन सी महसूस होगी मिड एपिगेस्ट्रियम रीजन, जो आपका जो एपिगेस्ट्रियम रीजन है अपोन वाला पार्ट ना, एक हाइपोगेस्ट्रिक होता है, एपिगेस्ट्रिक होता है, ठीक है ना। तो एपी यानी अपोन, जो एपिगेस्ट्रियम रीजन होता है ना उसके जस्ट बीच में, कहाँ होता है, जस्ट बीच में, मीडियस्टिनम के जस्ट नीचे, ठीक है ना। और बैक यानी पीछे की तरफ भी होगा। दैट रिलीव बाई ईटिंग, जब आप खाना खाओगे ना तभी उसके अंदर आराम मिलेगा, क्योंकि आपका स्टमक एम्प्टी है और एचसीएल सिग्रेशन हुआ है और आपके स्टमक के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो एचसीएल मिक्स किस में हो, वो तो वैसे ही है, वो तो म्यूकोसा डैमेज करेगा। तो ये जो बर्निंग सेंसेशन होगा ये मिड एपिगेस्ट्रिक के अंदर आप खाने के पीने की वजह से जाके ठीक होगा, ठीक है। इस प्रकार का पेन एक मरीज के अंदर पाया जाएगा। दूसरी हम कंडीशन देखने जा रहे हैं पायरोसिस। पायरोसिस क्या बोलते हो, हार्ट बर्न, ठीक है ना। ये भी एक बर्निंग सेंसेशन है। इसके अंदर क्या होगा, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होगा और इसोफेगस में भी होगा, ठीक है। दैट मूव अप टू माउथ, ठीक है ना। यानी आपके ऐसी उबकारियाँ आएंगी, खट्टी खट्टी डकारें, ठीक है ना, आप कहते हैं ना खट्टी खट्टी डकारें आना, तो आपके स्टमक से इसोफेगस की तरफ आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो रेडिएट होगी। इसे आप बोलते हो हार्ट बर्न। क्या बोलते हो, हार्ट बर्न। यानी एचसीएल की वजह से, एसिड सिग्रेशन की वजह से आपके स्टमक से इसोफेगस की ओर मतलब इस बर्निंग सेंसेशन का रेडिएट होना माउथ की तरफ आर कॉल्ड पायरोसिस एंड आल्सो नोन एज हार्ट बर्न। अगली इसके बारे में बात करते हैं कि वोमिटिंग। वोमिटिंग भी हमारे इस पाइलोरिक ओरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, आप देखिए म्यूकोसा है जो वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी हुई है ना, देखिए वोमिटिंग रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइलोरिक ओरिफिस कॉज्ड बाय आइदर मस्कुलर स्पाज्म ऑफ पाइलोरस और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द स्केरिंग। यानी वो जो काहू बना था, एक होता है कीलोइड। कीलोइड के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे कभी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में जब उसने टाँके लगाए तो टाँके लगाने के बाद में आप क्या हुआ, वो जो घाव था वो घाव उभरा हुआ ना, बिल्कुल टीले की तरह, तो उसको तो बोलता है कीलोइड। और जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन होने के बाद में अगर उस जगह पे गड्ढा बन जाए तो उसे आप बोलोगे स्कैर। तो इस स्कैर फॉर्मेशन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, है ना, और पाइलोरिक वाला पार्ट है वहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, है ना। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हुआ, स्वेलिंग आई, स्वेलिंग आने की वजह से वो जो पाइलोरिक वाला पार्ट था, पाइलोरिक ओरिफिस वाला पार्ट था, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आया और आपके स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट था वो माउथ के थ्रू बाहर निकला, क्योंकि उनको उसको जाने के लिए आगे रास्ता नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे देखिए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब इसमें दो कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया एक दूसरे के दुश्मन है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है हार्डनेस ऑफ स्टूल और डायरिया का मतलब होता है मतलब लिक्विड स्टूल, ठीक है ना। आर्काल्ड दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, जाहिर सी बात है। तो ये भी हमारे ये भी कंडीशन पाई जा सकती है, ठीक है ना। अगर स्पाज्म ना हुआ तो एसिड के अंदर क्या हुआ, एसिड के अंदर जो है आपके ड्यूडेनम के अंदर अल्सर हो गए और मेलेन हुआ, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग विद मिक्स न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट विद ब्लड आर एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द रेक्टम, ठीक है ना। तो ये हुई केस की बात, डायरिया की बात। और कॉन्स्टिपेशन इसलिए ले सकता है कि अगर ज़्यादा स्पाज्म हुआ, ज़्यादा स्पाज्म होने की वजह से क्या हुआ, पाइलोरी पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट, तो जो इंटेस्टाइन के अंदर जो कंटेंट था वो हार्डनेस हुआ, तो उसको सर्कुलेट नहीं मिला आगे जाने के लिए, ठीक है ना। तो हार्डनेस ऑफ स्टूल आर कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद में देखा ब्लीडिंग, यानी 15% ऑफ पेशेंट मैनी प्रेजेंट विद जीआई ब्लीडिंग, ठीक है ना। एविडेंस इन पासेज ऑफ मेलेना यानी टेरिस्टूल। अब इसको बोलते हो टेरिस्टूल। मेलेना जो होता है उसका मतलब होता है कि स्टूल के हाथ में ब्लड आना, टेरिस्टूल, ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ म्यूकस भी होगा, है ना, ब्लड भी होगा और कुछ है ना ये दोनों मिक्सेज होंगे, ब्लड ये साथ में क्या फीसेज होगा ना, स्टूल होगा, तो आप उसे बोलोगे मेलेना, ठीक है ना। तो मेलेना पासेज इसका सबसे अच्छा सबूत है कि जीआई के अंदर ब्लीडिंग हो रही है और 15% केसेस के अंदर ये मिलता है।
ना 15% केसेस के पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो ही साइन एंड सिम्टम की बात, हम बात करते हैं किसकी, डायग्नोसिस के बारे में। भैया अब आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो सबसे पहला डायग्नोसिस ये है, सबसे पहला डायग्नोसिस हम बात करते हैं किसकी, कि ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, ईसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। इसके अंदर क्या होता है कि आप इससे ये क्या, कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एनी अल्सर, कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एनी अल्सर, यानी किसी भी प्रकार का अल्सर हो तो उसको आप ईसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, मतलब इस स्कोपी से आप कंफर्म कर सकते हो कोई भी अल्सर, जैसे ड्यूडेनम के अंदर है, ईसोफेगस के अंदर है, स्टोमक के अंदर है, ठीक है ना। तो अलाउ साइटोलॉजी स्टडीज, और आप क्या कर सकते हो, वहाँ से कोई साइटोलॉजी की स्टडी या सेल्स वहाँ से ली एंड बायोप्सी के तौर पर एच पायलोरी के बारे में आपने पता किया, या फिर कैंसर सेल्स के बारे में पता किया, आपने वहाँ से सेल्स ली, सेल्स लेने के बाद में आपने पता लगाया कि कैंसर सेल है या फिर एच पायलोरी कोई बैक्टीरिया जो है उसकी इसमें प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, पेन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन को असिस्ट कर सकते हैं, ये है ना। और दूसरी बात बेरियम जो स्टडी है, बेरियम एक मेटल है, लिक्विड मेटल, उसको आप माउथली डालते हो किसके अंदर, स्टमक के अंदर, वो जब उसका एक्सरे करवाते हो तो आपको पता लगता है कि किस जगह पे अल्सर है, वहाँ पर वो बेरियम ठहरेगी नहीं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। और उसके बाद बेरियम स्टडीज़ आप क्या करते हो, अपर जेटी को आप जो ट्रिक्ट है उसके अंदर आप अल्सर को देख सकते हो। अगली बात करते हैं एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ इन्फ्लामेशन चेंजेस अल्सर एंड लीजन्स, यानी कोई घाव या अल्सर है उसको आप कैमरे के अंदर देख सकते हो। एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर, हम जस्ट इसके बाद में जब प्रोसीजर पढ़ाएंगे सिस्टम खत्म होने के बाद में, तो आप देखिएगा कि एंडोस्कोपी करते कैसे, क्या करते हैं, ठीक है ना। तो उससे आप क्या करते हो, अंदर जो वो जो थिन फिल्म जाएगी वो उसके आगे कैमरा लगा होता है, वो आपको ये दिखा देगा कि कहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, कहाँ पर घाव है, कहाँ पर अल्सर है, ठीक है। अगला बात करते हैं ओकल्ट ब्लड। आप ये देखोगे कि स्टूल के साथ अगर ब्लड आता है तो आप जाहिर सी बात है कि अल्सर होगा अंदर, है ना। और ये कहोगे आप नेगेटिव फॉर ब्लड, जब तक आप ओकल्ट ब्लड यानी जब तक नेगेटिव ब्लड की प्रेजेंस स्टूल के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर स्टूल है या इसके अंदर स्टूल पेप्टिक अल्सर है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है ना। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आप एक बार डायग्नोसिस कंफर्म कर लेते हो, ठीक है ना, आपका अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आप क्या करते हो कि आप पेशेंट से कह सकते हो कि अब हमें पता लग चुका है कि समस्या क्या है, व्हाट विल बी प्रॉब्लम क्रिएटेड इन योर बॉडी दैट वी विल बी ट्रीट इट, ओके। तो आप पेशेंट से कहोगे कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी, फार्माकोलॉजिक थेरेपी, ठीक है ना। आप दवाई क्या देख सकते हो, तो मोस्ट कॉमनली यूज थेरेपी जो है पेप्टिक अल्सर की वो ये है कि एंटीबायोटिक साथ में देनी है किसके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के, ठीक है ना। तो ये दोनों दवाई आपको मिला के देनी है, ठीक है ना। और ये एंटीबायोटिक और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं बीच में साल्ट के साथ में देनी है, और ये क्या करती है आपकी इन्फेक्शन को कम करेगी और उस डिजीज़ को सप्रेस करेगी, ठीक है ना। अब पीपीआई क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं कि ना, जब फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे जीआईटी की तो हम पीपीआई वगैरह रेनिटिडीन जो भी है एस्टो ब्लॉकर एंटागोनिस्ट वगैरह जो भी है सबके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब अगला जो मैनेजमेंट हुआ स्ट्रेस रिडक्शन। आपने सुना होगा कि जब आदमी को तनाव में रहता है ना, स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, तो आप समझिएगा 100% उसके अंदर चांसेस रहेंगे कि उसको अल्सर हो, ठीक है। तो स्ट्रेस भी एक मेजर कॉजेज होता है किसका, अल्सर फॉर्मेशन का, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड जो मतलब एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो स्ट्रेस पैदा करता हो, जैसे फिजिकल हो साइकोलॉजिकल हो। फिजिकल के अंदर आप जैसे आपको आपके ऊपर कोई ऐसा भारी काम डाल दिया, आपसे हो नहीं रहा ना, आप परेशान हो, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल फिजिकल यानी आपको बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है ना, और दूसरी बात साइकोलॉजिकल आप टॉर्चर किए जा रहे हो, तो ये सब कोजेज होते हैं आपकी स्ट्रेस को बढ़ाने के। और ये स्ट्रेस क्या करता है कि आपकी मतलब अल्सर फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये कैसे करता है हम बाद में बात कर देंगे, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेस को रिडक्शन करना है और रेस्ट करवाना है मरीज़ को, ये भी हमारा फार्माकोलॉजी या फिर एक मान लीजिए थेरेपी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मोकिंग सेसेशन की। तो ये भैया इस पे तो मेन फोकस करना है कि स्टडीज ऑन यानी बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर ये देखा गया है कि स्मोकिंग डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी आपका जो HCO3 है जो कि सामना करता है H+ आयन का, ठीक है ना, उसका सीक्रेशन कम कर देता है। कहाँ से, पेंक्रियाज, फ्रॉम पेंक्रियाज इनटू द ड्यूडेनम, यानी पेंक्रियाज से बाइकार्बोनेट लेवल जो आता है आपका एल्कलाइन मीडियम जो होता है वो ड्यूडेनम के अंदर आता है, उसके सीक्रेशन को आप कम कर देता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सीक्रेशन कम हुआ तो HCl बढ़ेगा तो अल्सर फॉर्मेशन लीजन वगैरह होंगे और म्यूकोसा डैमेज होगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यूडेनम के अंदर एसिडिटी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा।
अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में। अब ये लास्ट जो मैनेजमेंट आपको बचाई इसमें ये है कि सबसे पहले क्या काम करें, गर्म जो खाना है उसको त्यागें सबसे पहले तो, है ना। दूसरी बात, ऐसे खाने पीना जिनके अंदर जिनको खाने से या फिर जिनकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन होता हो, जैसे मीट वगैरह है ना, एल्कोहल वगैरह है, कॉफ़ी है, एंड कैफ़ीन वगैरह जो भी सब्सटेंस कैफ़ीन इंक्लूडेड होते हैं उनको आपको त्यागना है, क्योंकि ये ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलेट करने वाले किसको, पेराइटल सेल्स को, जो कि सिगरेट करने के लिए, अच्छी सिगरेट के लिए जिम्मेदार होती है। और दूसरी बात आपको क्या है, गर्म चीज़ भी तो बिल्कुल ही नहीं खानी, ठीक है, ठंडी खानी है। और लास्ट इसका जो मैनेजमेंट है वो ये है डाइटरी वाला कि आपको क्रीम वाली चीज़ ज़्यादा है, रिच इन क्रीम, ऐसी चीज़ें क्रीम ज़्यादा हो। और दूसरी बात, मिल्क शुड बी टेकन, मिल्क आप को लेना चाहिए बट ओनली 2 डेज़, ठीक है ना। और एक मैंने जो अभी इसके बारे में एडिशनल जो नॉलेज गेन की उसके बारे में देखा मैंने कि मिल्क को अगर आप 2 दिन से ज़्यादा यूज़ लंबे समय तक करते हो तो अब ये जाहिर सी बात है कि आपका जो मिल्क जो है वो HCl को ज़्यादा सीक्रेशन करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा कि HCl सीक्रेशन हो। लेकिन इसके बाद में स्टडीज़ देखी मैंने कि आपको इसको एक अल्सर हो अगर आपके अंदर है स्टार्टिंग में, तो 1 या 2 या 3 दिन तक आप इसको मिल्क को पी सकते हो या ले सकते हो, तो उसके अदरवाइज़ आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, किसके, सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एंटीबायोटिक दे दी। दूसरी बात किसके लिए दी एंटीबायोटिक, क्योंकि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके लिए। और एंड H2 ब्रेकर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दे दी हमने, क्योंकि HCl सिग्रेशन ना हो। ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कितनी डोज होती है, ये आगे वाले टॉपिक में हम बात करेंगे जैसे GIT खत्म होगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमने एंटीबायोटिक और H2 एंटागोनिस्ट दे दी तो ये जाहिर सी बात है कि जो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं उस सर्जिकल ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है उसको ये कम कर सकता है, ठीक है ना। और नहीं दी तो 100% आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ही। सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे पहला क्या है, ट्रीटमेंट है पायलोरोप्लास्टी। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि पायलोरोप्लास्टी के अंदर ये इन्वॉल्व होता है कि ट्रांसेक्टिंग नर्व, ये जो आपकी नर्व है उनको आप ट्रांसेक्ट कर देते हैं, जैसे आप होता है ना, जैसे कट करके और एनास्टोमोस कर देना, तो आप उस नर्व को कट कर दोगे। कट करने से क्या होगा, आपकी जो सीक्रेशन है एसिड का वो स्टिमुलेट नहीं होगा, पेराइटल सेल्स को वो नहीं मिलेगी, क्या स्टिमुलस नहीं मिलेगा, स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है HCl इज नॉट मेकिंग हियर, एंड देन पायलर्स भी आल्सो ओपन फ्रॉम दिस पायलोरोप्लास्टी, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या हुआ कि एंट्रेक्टोमी, हम लास्ट सर्जिकल मैनेजमेंट जो करेंगे एंट्रेक्टोमी करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एंट्रेक्टोमी क्या करती है कि पायलोरिक पोर्शन ऑफ स्टमक के अंदर जो लेसर कर्वेचर के बाद में जो पायलोरिक वाला पार्ट आता है उसको बिल्कुल रिमूवल करना है, ठीक है ना। और एनास्टोमोसिस का क्या करना है कि ड्यूडेनम और जेजुनम जो स्टमक का जो पार्ट है उसको किससे जोड़ना है, ड्यूडेनम से जोड़ दो या तो फिर जेजुनम से जोड़ दो। अगर ड्यूडेनम के अंदर अल्सर है तो ड्यूडेनम को हटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर नहीं है तो ड्यूडेनम को स्टमक के पायलोरिक पार्ट को बाहर निकाल के और बचे हुए स्टमक के पार्ट से आपको ड्यूडेनम को जोड़ देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। ये थी हमारा पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब इसके बारे में बचा है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान हम डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। आप ये समझिएगा कि यही नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो नर्सिंग केयर प्लान हम के बारे में कल बात करने वाले हैं। उसके बारे में हम जैसे GIT डिजीज़ ख़त्म होगी तो आपको क्या क्या 2 या 3 लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा कि GIT में कौन कौन सी जो ड्रग हैं काम आती हैं, और दूसरी बात कितनी डोज में होती हैं, कैसे दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं, क्या इफेक्ट करती हैं, कौन सी सेल्स पे इफेक्ट करती हैं, ये सब बात हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के ऊपर लेक्चर, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं कि मैं GIT पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन जैसे रेस्पिरेटरी से उठा लिया, जो भी हमारे हिस्से में जो सिम्टम है वो सिस्टम है, उन सिस्टम से मैं कोई सा भी टॉपिक उठा सकता हूँ, ठीक है ना। काउंट तो किए जाएंगे सब क्लास चालू होने के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस क्लास एंड वॉचिंग दिस वीडियो।